नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के कौन से मेरे प्यारे दोस्त एमए फर्स्ट सेमेस्टर के समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर चर्चा होने वाली है। ठीक है, बात करते हैं। पेपर नंबर 1 का नाम है एडवांस्ड सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, हिंदी में बात करें तो प्रगतिशील समाजशास्त्रीय सिद्धांत, ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है। इसका जो है हमने मॉडल पेपर तैयार किया है 2023 में, जो आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। समय आपको यहाँ पे पूरे पेपर को करने के लिए 2 घंटे दिए जाते हैं, और जो आप यहाँ पे अधिकतम मार्क मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त 75 मतलब 75 नंबर के कुल मार्क आपको वहाँ पे मिलने होते हैं। अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पूरे प्रश्न पत्र को 3 खंडों में बांट दिया जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ का मतलब अतले उत्तरीय प्रश्न होता है। बात करें, इसमें आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्नों का जवाब आपको 50 शब्दों में देना रहता है। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होता है, और टोटल आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 30 नंबर आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं अगर आप 10 के 10 प्रश्न करते हैं तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे पहले दोस्त आपसे पूछा गया है, पहले का पहला क्वेश्चन कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए मार्टन महोदय ने लिखा है। क्या लिखा है कि समाजशास्त्रीय, उन्होंने कुछ पॉइंट में लगातार लगभग 5 से 6 पॉइंट में लिखा है। पहली बात ये बताते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो है वो एक अध्ययन पद्धति है। कौन बताते हैं? आपके मार्टन महोदय बताते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताया है कि जो इसका सिद्धांत है मेरे प्यारे दोस्त, यह एक समान अभिन्यास होता है। ठीक है, क्या होता है? अभिविन्यास होता है। तीसरी बात वो बताते हैं कि सामाजिक अवधारणाओं का विश्लेषण जो है हम समाजशास्त्रीय सिद्धांतों से ही करते हैं। चौथी बात ये बताते हैं कि समाजशास्त्रीय जो व्याख्या होती है मेरे भाई दोस्त, वो क्या होती है? इसकी तथ्योत्तर होती है। पांचवी बात वो बताते हैं कि अनुभविक या प्रमाण सिद्धांत होते हैं किसमें? समाजशास्त्र में, इसी के कारण। ठीक है, छठी बात बताते हैं मेरे भाई दोस्त कि इसकी वैज्ञानिक, इसकी पद्धति जो है वो कैसी होती है? तो वैज्ञानिक होती है। किसकी मेरे भाई दोस्त? तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत की। ठीक है, आगे आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति जो है वैज्ञानिक होती है, और यह पूर्ण मान्य समानवीकरण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए, इसी में अगर आप दूसरा नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपसे मेरे भाई दोस्तों पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि संरचनात्मक प्रकारवाद के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ये आपका क्वेश्चन है, दूसरा नंबर। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि जो आपका समाजशास्त्र है मेरे दोस्त, समाजशास्त्र में जो प्रत्यक्षवाद के साथ ही प्रकारवाद की सोच का एक विशेष स्थान रहा है। मतलब बताते हैं प्रत्यक्षवाद के साथ ही आपका जो है प्रकारवाद की जो सोच है उसको भी एक अच्छा स्थान, विशेष स्थान दिया जाता है। प्रकारवादी सिद्धांत के समर्थक यह मानते हैं कि समाज की प्रक्रिया मेरे प्यारे दोस्त व्यवस्थित तरीके से चलती है। क्या होती है? जो समाज में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो एक व्यवस्थित ढंग से एक के बाद एक चलती हैं, और इसीलिए वह समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। और यही कारण है कि वो क्या करते हैं? समाज को एक व्यवस्था मतलब सिस्टम के रूप में देखते हैं। ठीक है, आगे मेरे भाई दोस्त आप लिखेंगे, सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाए रखने के लिए विभिन्न तत्वों के बीच जो है आत्मनिर्भरता पाई जाती है। ठीक है, क्या होती है? आत्मनिर्भरता पाई जाती है। कई सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनके अंदर जो है आत्मनिर्भरता, सेल्फ क्या बोलते हैं, अरे आत्मनिर्भरता को अंग्रेजी में बोलते हैं कि सेल्फ स्टैंड आप कह सकते हैं। ठीक है, कई सारी इसकी सिनोनिम्स होती है, तो यहाँ पे अभी यही याद आ रहा है, यही बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आत्मनिर्भरता पाई जाती है। समाज के ये विभिन्न तत्व एक संपूर्ण व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? जो ये सारे तत्व होते हैं ये पूरी व्यवस्था का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः समाज एक संपूर्ण व्यवस्था है। क्या है मेरे भाई दोस्त? संपूर्ण व्यवस्था है। इसके व्यवस्थित रूप को बनाए रखने में विभिन्न समूहों एवं संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता पाएंगे। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है, भूमिका क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो इसके बारे में मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि भूमिका का अर्थ, पहले आपको हेडिंग डाल देनी होगी, और इसमें आप लिखना होगा कि समाज में जो है कई प्रकार के पद होते हैं। कितने? कई सारे प्रकार के पद होते हैं, और इन पदों को जो प्राप्त करना चाहता है मेरे प्यारे दोस्त, उनके लिए जो है कुछ विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती है। अगर आप उस पद पे जाना चाहते हैं, जैसे आप प्रधान बनना चाहते हैं, मुखिया बनना चाहते हैं, या कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक विशेष प्रकार की योग्यता हो जो सब लोगों से आपको अलग करती हो, तभी आप उस पद को ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, आगे आप लिखेंगे, किसी व्यक्ति को अपने स्वयं के प्रयास से उपलब्धि उसकी अर्जित स्थिति है। मतलब बताते हैं कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो खुद से प्रयास करके उपलब्धियां अर्जित करता है, स्वयं से अर्जित करता है। ठीक है, आगे लिखना होगा आपको कि मुक्त आधुनिक सॉरी
आधुनिक मुक्त समाजों में अधिकांश परिस्थितियां अर्जित की जाती हैं। क्या की जाती हैं? अर्जित मतलब ग्रहण की जाती, स्वयं से ही अर्जित की जाती हैं, इकट्ठा की जाती हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे परिस्थिति के संदर्भ में समाज, परंपरा, रीति रिवाजों, नियमों और कानूनों के अनुसार जो कर्म करने पड़ते हैं वह व्यक्ति की भूमिका कहलाते हैं। ठीक है, आगे मेरे प्यारे दोस्त आप एक ये भी लिख देंगे कि लिंटन का मानना है, क्या मानना है कि प्रत्येक स्थिति में एक क्रिया पक्ष होता है। जितनी भी स्थिति होती है उसमें एक क्रिया पक्ष होता है तथा इसी पक्ष को भूमिका कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप भूमिका के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। 50 शब्द लिखना रहता है, आराम से आप 50 शब्द आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बनाने का भी प्रयास कर लीजिएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि ज्ञान का समाजशास्त्र के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि ज्ञान का समाजशास्त्र की उन नवीन शाखाओं में से है। ठीक है, जो विकास तथा उसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों से संबंधित है। सिद्धांततः ज्ञान का समाजशास्त्र ज्ञान तथा अस्तित्व के पारस्परिक संबंधों की विवेचना करता है। ठीक है, किसकी किसकी? ज्ञान और अस्तित्व के जो पारस्परिक संबंध है उन्हीं की विवेचना करता है। कौन करता है? आपका समाजशास्त्र करता है। ठीक है, ज्ञान का समाजशास्त्र। चलिए, आगे आपको लिखना होगा कि एक सिद्धांत के रूप में इसकी विवेचना उन विधियों पर आधारित है जिनके अनुसार सामाजिक संबंध विचारों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे ज्ञान का समाजशास्त्र यह बताता है कि यथार्थ किसी प्रकार विचारों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप क्या करेंगे, ज्ञान के समाजशास्त्र के बारे में बता पाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त 5 नंबर आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? तो पूछ रहा है कि सामाजिक संरचना के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सामाजिक संरचना क्या होती है? ठीक है, और इसकी परिभाषा दीजिए। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समाज के विभिन्न अंग समाज की जिस रूपरेखा अथवा ढांचे की रचना करते हैं उसे सामाजिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। अब लिखेंगे कि सामाजिक संरचना की परिभाषा सामाजिक संबंधों में विविध प्रतिमान जब समग्रता में प्रतिमानित होकर अंतः संबंधों के जिस रूप का निर्माण करते हैं उसे सामाजिक संरचना कहा जाता है। सामाजिक संरचना की प्रमुख परिभाषाएं कुछ लोगों ने दी है। पहले आप क्या आते हैं, टॉल कॉट पार्सन्स महोदय, उन्होंने ये बताया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताया है कि सामाजिक संरचना शब्द को परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों तथा समूहों के प्रत्येक सदस्यों द्वारा ग्रहण किए गए पदों व कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ये आपके कौन बताते हैं? तो ये आपके मेरे प्यारे दोस्त टॉल कॉट पार्सन्स महोदय जी बताते हैं। ठीक है, दूसरे आपके आ जाते हैं कौन मेरे प्यारे दोस्त? तो आपके आ जाते हैं जिन्सबर्ग महोदय। उन्होंने ये बताया है कि सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं के प्रकार तथा इन सबके संकुल जिनसे कि समाज का निर्माण होता है से संबंधित है। कौन बताते हैं? आपके जिन्सबर्ग महोदय जी बताते हैं। तो आई होप ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो छठा नंबर आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, प्रतिमान चर के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि पार्सन्स महोदय ने प्रतिमान चर के बारे में लिखा है। क्या लिखा है कि एक प्रस्तुत स्थिति में कर्ता के समक्ष उन्मेष की अनेक दुविधाएं होती हैं। क्या होती हैं? कई सारी दुविधाएं होती हैं, उसे विभिन्न प्रकार के उन्मेषों के बीच चयन करना होता है। इसी चयन द्वारा ही स्थिति का कर्ता की दृष्टि में एक निश्चित लक्ष्य होता है। ठीक है, ये कौन कहते हैं? आपके पार्सन्स महोदय जी कहते हैं। फिर आगे आपको इसमें लिखना होगा कि किसी स्थिति में कर्ता क्रिया के प्रति उन्मुख होने से पूर्व विभिन्न विकल्पों में से एक का ऐसा चुनाव करता है, क्योंकि जिस प्रकार लक्ष्य अनेक हैं उसी प्रकार उन्हें प्राप्त करने के साधन भी अनेक हैं। कर्ता के समक्ष जितने विकल्प होते हैं उन्हें पार्सन्स ने 5 द्विवर्गों में रखा है। ठीक है, वे कौन कौन है? तो पहला बताया है अनुरागात्मक बनाम अनुरागात्मक तटस्थता। ठीक है, दूसरा बताते हैं आत्म संदर्भ बनाम समूह संदर्भ, तीसरा बताते हैं सार्वभौमिक बनाम व्यक्तिगत, चौथा बताते हैं गुण बनाम कुछ कार्य कुशलता, पांचवा बताते हैं विशिष्टता बनाम व्यापकता। ठीक है, ये यहाँ पे ये 5 तथ्य यहाँ पे ये बताते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे 7वां नंबर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मध्य सीमा सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब मेरे प्यारे दोस्त आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि मध्य सीमा सिद्धांत में सामाजिक घटना के विविध पक्षों का अध्ययन किया जाता है। मध्य सीमा सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए मार्टन ने लिखा भी है। क्या लिखा है? कि मध्य सीमा के सिद्धांत
मध्य सीमा के सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जो कि एक और दिन प्रतिदिन के शोध में प्रचुर मात्रा में प्रकट होने वाले लघु किंतु जरूरी कार्य निर्वाही प्रकल्पनाओं और दूसरी ओर सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संगठन व सामाजिक परिवर्तन में समस्त निरीक्षित समस्याओं की व्याख्या करने वाले एक समन्वित सिद्धांत को विकसित करने हेतु कुछ को सम्मिलित करते हुए किए गए व्यवस्थित, क्या मेरे प्यारे दोस्त, किए गए व्यवस्थित प्रयत्नों के मध्य में स्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मध्यमान के बारे में भी यहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक है, मध्य सीमा सिद्धांत के बारे में। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है सामाजिक क्रिया के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, उसकी परिभाषा देनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि समाज के संदर्भ में की गई मानव क्रिया को हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, समाज के संदर्भ में जो मानव के द्वारा क्रिया की जाती है, जो भी कार्य किया जाता है, उसी को हम सामाजिक क्रिया कह देते हैं। इसके बारे में मैकाइबर महोदय लिखते हैं, क्या लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कि क्रिया वहां तक सामाजिक है जहां तक क्रिया करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समझे जाने वाले व्यक्तिपरक अर्थ के आधार पर उन दूसरे के व्यवहारों को ध्यान में रखकर किया गया और उस प्रकार अपनी दिशा को उन्मुख हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कौन बताते हैं, ये मैकाइबर महोदय बताते हैं। आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक क्रिया के अंतर्गत व्यक्ति की समस्त गतिविधियों का समावेश होता है। मैकाइबर ने किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया मानने हेतु पूर्व निम्नांकित 4 बातों को ध्यान में रखने की बात की है। मतलब बताते हैं किसी क्रिया को आप सामाजिक क्रिया तभी मान पाएंगे जब आप इन 4 बातों के ऊपर ध्यान देंगे। पहली बात वो बताते हैं कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। दूसरी बात बताते हैं कि प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। जड़ पदार्थों में बेजानदार पदार्थों से प्रभावित क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं माना जा सकता है। तीसरी बात बताते हैं मानव का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता है। चौथी बात बताते हैं सामाजिक क्रिया ना तो उनके व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और ना ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित हों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन 4 बातों का ध्यान यहाँ पे रख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्ग संघर्ष के बारे में बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहाँ पे लिखेंगे कि मार्क्स ने लिखा है, क्या लिखा है, कि वर्ग संघर्ष का चरमोत्कर्ष आवश्यक रूप से सर्वाहार अधिनायकत्व होता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे और अधिनायकत्व की यह अवस्था अपने आप में सभी वर्गों की संपत्ति व वर्गहीन समाज की ओर संक्रमण करने की एक अवस्था होती है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे सर्वाहार सब राज्य सत्ता के ऊपर अधिकार कर लेता है, क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है और सर्वाहार का अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है। तो इसके उपरांत कोई वर्ग दूसरे वर्ग की मेहनत के ऊपर जीवित नहीं रहेगा। मतलब अगर आप इनको अपने शब्दों में लिखना चाहें तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि पहली बात तो ये होता है कि समाज एक वर्ग से मिलकर बना नहीं होता, कई सारे वर्गों से मिलकर बना होता है, जैसे गरीब, अमीर, पूंजीवाद, ठीक है, लेबर, ठीक है, और उस प्रकार से उच्च समाज, निम्न समाज, ठीक है, इस प्रकार से कई वर्गों में ये बांटा जाता है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग होता है कि इसके अकॉर्डिंग आप इसको बांटना चाहते हैं समाज को। तो वहां पर मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है कि जो एक समाज है वो दूसरे समाज से संघर्ष कर रहा है। जैसे मालिक से नौकर ये कह रहा है कि सर हमारी जो है तनख्वाह को आप बढ़ा दीजिए, हमारा काम इतने में नहीं चल रहा है, हम इससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और इस अकॉर्डिंग हमें जो है पैसा मिलना चाहिए। तो यही जो आपका संघर्ष होता है दो लोगों के बीच में, एक उच्च समाज और एक निम्न समाज के बीच में जो संघर्ष होता है, यही आपका वर्ग संघर्ष कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 10 नंबर पूछ रहा है आपसे वर्गहीन समाज के बारे में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि मार्क्स के अनुसार देखें तो सर्वाहार वर्ग का अधिनायकत्व, ठीक है, सामान्य रूप से वर्ग विभेद को दूर करने और उत्पादन के मौजूद संबंधों को तोड़ने की संक्रमणकालीन अवस्था है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताते हैं कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम वर्ग को खत्म कर देते हैं। जैसे ना तो वहाँ पे कोई उच्च वर्ग रहेगा ना कोई निम्न वर्ग रहेगा, सभी को समान अवस्था में देखा जाएगा। जो जिस अकॉर्डिंग ये मेहनत करेगा उस अकॉर्डिंग से पैसा कमाएगा। ठीक है, वहाँ पे ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, इस प्रकार से वहाँ पे बताते हैं ना कोई मालिक होगा ना कोई नौकर होगा। अपना वर्क करो, अपने काम से काम रखो, वही आपका क्या हो जाता है, वर्गहीन समाज हो जाता है। उसमें किसी भी प्रकार के समाज को किसी भी प्रकार के वर्ग में नहीं बांटा जाता है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न जो है यहाँ पे देखें, अगला प्रश्न क्या देखें, यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं और मेरे प्यारे दोस्त आपको पता है जब लघु उत्तरीय प्रश्न के 10 क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं तो वहीं से आपका खंड बा मतलब लघु उत्तरीय वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल जो है कितने 4 प्रश्न करने रहते हैं। प्रत्येक प्रश्नों का जवाब 150 शब्दों में देना रहता है। एक प्रश्न आपके 6 नंबर के होते हैं तो 6 चौके 24 नंबर आपको यहाँ पे प्राप्त होते हैं अगर आप 4 के चारों प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। टोटल प्रश्न आपको दिए 7 जाते हैं जिनमें से केवल आपको 4 ही करने रहते हैं। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कोजर के सामाजिक संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या करनी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि लुइस ए कोजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में लिखा है, क्या लिखा है कि स्थिति, शक्ति और और सीमित साधनों के मूल्य और अधिकारों के लिए होने वाले परिवर्तन को सामाजिक संघर्ष या सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। ये आपके कौन कहते हैं, तो ये आपके कहते हैं लुइस ए कोजर महोदय, ठीक है। किसमें कहा है, तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में इन्होंने इसके बारे में चर्चा की है। आगे लिखते हैं, इसके अंतर्गत जानबूझकर दूसरों की इच्छाओं का विरोध किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, जानबूझकर दूसरे की इच्छाओं का जो है विरोध किया जाता है। इस प्रकार व्यक्तियों तथा स्थिति, शक्ति व साधनों पर अधिकार कर लेने का प्रयास ही नहीं अपितु इसी कार्य से लगे अन्य व्यक्तियों को हानि पहुंचाना भी है, ठीक है। लिखते हैं कोजर ने यह स्पष्ट करते हुए कहा है, क्या कहा है कि सामाजिक संघर्ष के द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन होता है। वो बताते हैं कि जो मेन समाज होते हैं, जो बड़े समाज होते हैं जिसमें उच्च वर्ग के लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, वो पहली बात तो क्या करते हैं कि जो उनकी इच्छाएं होती हैं, छोटे वर्ग की लोगों की जो इच्छाएं होती हैं उनका वो विरोध करते हैं, ठीक है। छोटे लोग बड़े लोगों का विरोध करते हैं, बड़े लोग छोटे लोगों का विरोध करते हैं। जैसे कि छोटे लोग चाहते हैं हमारी तनख्वाह बढ़ाया जाए, बड़े लोग कहते हैं कि नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है। छोटे लोग सोचते हैं कि बड़े लोग सोचते हैं ये लोग काम ज़्यादा करें, छोटे लोग सोचते हैं कि भैया जितना काम दिया जा रहा है हम उतना ही करेंगे, ज़्यादा क्यों करेंगे। तो जो ये प्रकार का है, तो जो ये संघर्ष होता है, जो सामाजिक संघर्ष होता है, यही क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक परिवर्तन भी लाता है। धीरे धीरे ये संघर्ष बड़ा रूप रख लेता है, क्रांति का रूप रख लेता है। कई सारे जो है नियम बनाए जाते हैं, उनमें परिवर्तन किए जाते हैं कानूनों में आपके, तो वो जो है क्या सामाजिक परिवर्तन ही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे आपको लिखना होगा सामाजिक संघर्ष के रूप में, ये आपको हेडिंग डालना होगा सामाजिक संघर्ष के रूप। इसमें आपको लिखना होगा कि कोजर का संघर्ष द्वारा सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत, इसके अध्ययन के द्वारा समाज में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इन उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले समूहों के बीच पाए जाने वाले संघर्ष का अध्ययन किया जाता है। कोजर ने इस परिवर्तन हेतु 2 रूप बताए हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला बताया है संगठनात्मक रूप, दूसरा बताया है विघटनात्मक रूप, ठीक है। संगठनात्मक रूप में वो बताते हैं कि इसमें समूह की समाज में मौलिक मूल्यों के प्रति समान आस्था होती है, और विघटनात्मक रूप में बताते हैं कि इनमें समूहों के प्रति कोई अन्य आस्था नहीं रहती है, नहीं रह जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख पाएंगे। अगली हेडिंग आप डालेंगे कि कोजर के सामाजिक संघर्ष के कारक कौन कौन से हैं। तो पहला आपका आ जाता है विरोधी वस्तु या व्यक्ति, ठीक है। विरोधी या तो व्यक्ति होगा या तो वस्तु होगी। दूसरा है विरोध का आवेग, ठीक है। इसमें लिखते हैं कि कोजर यह बताना चाहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम यह होता है कि सहयोग व संघर्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। सहयोग भी चलता है और संघर्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। कई बार संघर्ष स्वयं सहयोग का भी परिणाम हो जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कई बार क्या होता है कि संघर्ष जो है वो सहयोग का ही प्रमाण हो जाता है। किसी ने सहयोग कर दिया और उसने एक संघर्ष का रूप धारण कर लिया, और इन्हीं के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है। इन्हीं का कारण है कि जिससे हमें सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही जो है क्या है, कोजर के सामाजिक संघर्ष के कारक हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे पाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि संदर्भ समूह, क्या पूछ रहा है कि संदर्भ समूह सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि रॉबर्ट के मार्टन ने संदर्भ समूह व्यवहार की व्याख्या अपनी पुस्तक दी अमेरिकन सोल्जर्स में की है, ठीक है। उनका कथन है, उनका क्या कथन है मेरे प्यारे दोस्त, कि सामान्य संदर्भ समूह व्यवहार का उद्देश्य उन निर्धारक परिस्थितियों एवं दशाओं को व्यवस्थित करना है जो कि आत्म महत्व के कारण एक या दूसरे व्यक्तियों और समूहों के मूल्यों एवं मापदंडों को ग्रहण कर लेने से और अपनी स्थिति को दूसरों की स्थिति से तुलना करने से उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे मार्टन के अनुसार बात करें तो उन्होंने लिखा है कि संदर्भ समूह जो है
क्या मेरे पास दोस्त संदर्भ समूह के सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य सामान्य रूप से मूल्यांकन प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप प्रदान करना है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी तुलना अन्य समूह या व्यक्तियों से करने उसके मूल्यों एवं प्रतिमानों को अपनाने अथवा प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे आप मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि अतः इस तरह समूह या सदस्य समूह की संदर्भ में समूह है। ठीक है, क्या लिखेंगे, अंतः समूह या सदस्यता समूह ही संदर्भ समूह है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आगे आप लिखेंगे कि कुछ बहुल संदर्भ समूह, कुछ बहुल संदर्भ समूह भी होते हैं। ठीक है, जिससे परस्पर विरोधी या निरंतर संपर्क में आने वाले समूह सम्मिलित हैं। फिर आगे आप लिखेंगे दूसरी ओर व्यक्ति कुछ समूहों की सदस्यता से इनकार भी करता है। ठीक है, फिर लिखते हैं क्योंकि वह उनसे अनुरूपता नहीं रखना चाहता है। क्या नहीं रखना चाहता है, अनुरूपता नहीं रखना चाहता है। इन्हें नकारात्मक संदर्भ समूह भी कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे संदर्भ समूह का कथन दो प्रकार का होता है। ठीक है, कितने, दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार ये बताया गया है कि संदर्भ समूह का चयन आदर्श भूमिका के आधार पर किया जाता है। एक व्यक्ति को जिस व्यक्ति की भूमिका आदर्श प्रतीत होती है वह उन्हीं का अनुकरण करने का प्रयास करता है। ठीक है, दूसरी बात लिखते हैं यहाँ पे, जो दूसरा आपका क्या है कथन है, दूसरा कथन ये है कि सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति ऊंचा बनना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो संदर्भ आपके जो हैं किसके बारे में बताए गए हैं, तो संदर्भ समूह के बारे में ये दो कथन आपके यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर पूछ रहा है रचनात्मक संरचनावाद लेवी स्टार्स, क्या संरचनावाद लेवी स्टार्स एवं ई लीच की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके बारे में पहले दोस्त आप लिखेंगे, पहले तो हेडिंग आप डाल देंगे लेवी स्टार्स एवं ई लीच का संरचनावाद। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे हेडिंग होगी। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, कि स्टार्च अपनी पुस्तक एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ काइंडशिप में उन्होंने नातेदारी व्यवस्था का विश्लेषण द्वारा संरचनावाद को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने विवाह संबंधों को आधार बनाकर नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन तथा इसके द्वारा सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास किया है। अपने अध्ययन में स्टार्च ने नारी विनिमय पर ध्यान केंद्रित करते हुए नारी विनिमय को सामाजिक संबंधों को विकसित करने की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा है। जिन समूहों के बीच नारी विनिमय होता है उन समूहों के बीच आपसी संबंध विकसित हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं, साथ ही यह समूह नारी के साथ भी संबंध रखते हैं। क्या करते हैं, नारी के साथ भी संबंध रखते हैं। यह संबंध समूहों के बीच मध्यस्थता स्थापित करने में सहायक होता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे, इसके अलावा संरचनावाद का विश्लेषण करने के लिए स्टार्च ने दोहरे प्रतिरोध की चर्चा की थी। ठीक है, उनके अनुसार पूरी दुनिया में मनुष्य किसी भी घटना या वस्तु को दो विपरीत नजरिए से देखता है। ठीक है, जैसे रात दिन, ठीक है, गर्म ठंड, जीवन मृत्यु इत्यादि स्टार्च ने सार्वभौमिक माना है। ये क्या है, एक सार्वभौमिक है, इसको बदला नहीं जा सकता है। हर संस्कृति में लोगों की विचार पद्धति दोहरे प्रतिरोध की से प्रभावित है। ठीक है, क्या होती है, दोहरे प्रतिरोध से प्रभावित होती है, इसीलिए हर संस्कृति अलग होती है। ठीक है, स्टार्च अपनी पुस्तक रॉ एंड कुक्ड में उन्होंने भोजन की संरचना का भी विश्लेषण किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे। आगे आप लिखेंगे, अगर ऐसी सार्वभौमिक संरचनाओं की खोज आदिमानव में की गई हो तो मानव संस्कृति की आधारशिला मिल जाएगी। ठीक है, आगे आप लिखेंगे, शायद यही पता चलेगा कि विचारकों की विधा आधुनिक मानव की भी वही है जो आदि मानव की थी। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे, अंतर मात्र, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अंतर मात्र इतना है कि विचार का विषय जो आदिमानव का था वस्तुतः बदल गया है। अब हथियार और शिकार के बारे में वह विद्या से सोचता था। हम भी क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रबंध उत्पादन और लाभ के बारे में भी उन्हीं विधाओं द्वारा सोचते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख पाएंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण आपको यहाँ पे करनी है। किसके बारे में, तो जो है पार्सन्स महोदय जो थे उन्होंने जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया था उसके बारे में जो है हमें क्या करना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि पार्सन्स ने सामाजिक
सामाजिक क्रिया की अवधारणा का उल्लेख अपनी पुस्तक स्टार्च ऑफ सोशल एक्शन में सन 1937 में किया। उन्होंने सामाजिक क्रिया के 4 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है। पहला बताया है कर्ता, दूसरा बताया है लक्ष्य, तीसरा बताया है परिस्थिति और चौथा बताया है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पर्यायवाची साधनों का चुनाव। ठीक है, आगे लिखना है आपको कि पार्सन्स के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की पूर्व मान्यताएं बताई हैं। ठीक है, पार्सन्स का सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की कुछ मान्यताएं बताई गई हैं। पहला मान्यता यह बताया गया है कि सभी प्रकार की मानवीय क्रियाओं का लक्ष्य निर्देशित होगा। क्या होगा? निर्देशित, कोई ना कोई निर्देश देगा उसके बारे में, अर्थात बिना किसी लक्ष्य के कर्ता क्रिया को संपन्न नहीं कर सकता। ठीक है, पहला जो है उन्होंने क्या बताया है, ये पहला सिद्ध जो है उन्होंने सिद्धांत बताया है, पहली मान्यता बताई है। ठीक है, सिद्धांत की पहली मान्यता बताई। दूसरी जो मान्यता सिद्धांत के बारे में बताते हैं वो बताते हैं चूंकि सभी प्रकार की मानवीय क्रियाएं कर्ता की जन्मजात आवश्यकताओं, उसकी मनोदशा तथा उसकी विशेष परिस्थितियों से संबंधित होती हैं, इसीलिए पार्सन्स के अनुसार वे सापेक्षित होती हैं। ठीक है, ये दूसरी मान्यता बताते हैं। तीसरी मान्यता बताते हैं सभी प्रकार की मानवीय क्रियाएं ज्ञानात्मक और क्रियात्मक रूपों में विभक्त होती हैं। चौथी बताते हैं चुनाव सभी मानवीय क्रियाओं का आवश्यक तत्व होता है। क्या होता है? आवश्यक तत्व होता है, या वैकल्पिक दृष्टिकोण तथा प्रतिक्रियाओं के मध्य होता है। पांचवी बात वो बताते हैं, जो पांचवी मान्यता बताते हैं, इस प्रकार की क्रियाओं में चुनावों में प्रामाणिकताओं का प्रयोग करना आवश्यक होता है। छठा बताते हैं कि पार्सन्स का कहना है कि सभी कर्ताओं के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं में पारस्परिक अपेक्षाओं का तत्व विद्यमान रहता है। सातवां बताते हैं दृष्टिकोण तथा क्रियाएं व्यवस्थाओं के रूप में संगठित हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है इन्होंने 7 मान्यताओं के बारे में यहाँ पे बताया है। किसने बताया है मेरे प्यारे दोस्त? तो ये आपके पार्सन्स महोदय ने बताया है। किसके बारे में? तो सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के बारे में इन्होंने 7 पूर्व मान्यताओं के बारे में बताया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, ये लिखते हैं आगे कि क्रिया व्यवस्था को प्रभावित करने वाले आधार। तो पहला जो आधार है वो व्यक्ति की संरचना है। ठीक है, क्या है? जो पहला प्रभावित करने वाला आधार है वो पहला आपका है व्यक्ति की संरचना। इसमें यह क्या होता है कि पार्सन्स ने इसके बारे में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं जो हैं और जो भावनाएं होती हैं तथा जो आशाएं होती हैं उसके व्यक्तित्व की रचना से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। ठीक है, और जितने भी लोग होते हैं उनकी जो है क्या होती है, व्यक्तित्व अलग अलग होता है, उनकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है। तो इसलिए से जो है क्या होता है कि क्रिया व्यवस्था को जो है प्रभावित करने वाला जो पहला कारक आपका बन जाता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या बन जाता है? व्यक्तित्व की संरचना बन जाती है। दूसरा बताते हैं सांस्कृतिक व्यवस्था। ये क्या होता है कि व्यक्ति की क्रिया व्यवस्था सांस्कृतिक व्यवस्था से भी प्रभावित होती है। क्या होती है? सांस्कृतिक व्यवस्था से भी प्रभावित होती है। सांस्कृतिक व्यवस्था का स्पष्टीकरण करते हुए पार्सन्स ने लिखा है, क्या लिखा है कि प्रत्येक क्रिया की अपनी कुछ परिस्थितियां होती हैं। इन परिस्थितियों का व्यक्ति अपनी आशाओं के अनुसार कुछ विशेष अर्थ लगाता है। ठीक है, लगाता है। ये अर्थ आगे चलकर चिन्ह या प्रतीक के रूप में विकसित हो जाते हैं। जब व्यक्ति सामाजिक क्रिया करता है तो ये चिन्ह या प्रतीक विकसित होकर जनता द्वारा स्वीकृति के कर लिए जाते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा तथाकर्ताओं के मध्य आदान प्रदान के साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं को संयोजित व्यवस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा जो बताते हैं, जो तीसरा कारक है प्रभावित करता है मेरे प्यारे दोस्त, तीसरा आधार है वो है सामाजिक व्यवस्था। इस पे आप लिखेंगे सामाजिक व्यवस्था भी क्रिया व्यवस्था को प्रभावित करती है। ठीक है, यह सामाजिक क्रिया का तीसरा प्रमुख आधार होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण तथा नियमबद्ध रूप से की गई व्यक्तियों की अंतःक्रियाएं आती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख पाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपको यहीं से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मार्टन के संदर्भ में समूह व्यवहार का वर्णन आपको यहाँ पे करना है। किसके संदर्भ में? तो मार्टन के संदर्भ में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि मनुष्य का व्यवहार दूसरे समूहों से किस प्रकार प्रभावित होता है। ठीक है, प्रभावित होता है, और इस व्यवहार को प्रभावित करने वाली क्रिया कौन कौन सी है, इसी का अध्ययन प्रसंग समूह सिद्धांत द्वारा किया जाता है। पहले आप क्या जाते हैं, रॉबर्ट मार्टन महोदय, उन्होंने लिखा है कि सामान्यतः प्रसंग समूह व्यवहार के सिद्धांत का उद्देश्य उन निर्धारक अवस्थाओं तथा परिस्थितियों को व्यवस्थित करना है जो आत्म महत्व के फलस्वरूप व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तियों तथा समूहों के मूल्यों तथा मानदंडों को अपना लेते हैं। ठीक है, तथा अपनी स्थिति को दूसरे की स्थिति से तुलना करने के प्रसंग में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दूसरा आपको लिखना होगा प्रसंग समूह व्यवहार की व्याख्या। इसमें आपको लिखना होगा
की हेडिंग डालनी होगी प्रसंग समूह व्यवहार की व्याख्या विशेषताएं, सॉरी व्याख्या नहीं विशेषताएं होंगी। तो इसमें इन्होंने जो है कुछ विशेषताएं बताई हैं। पहली जो विशेषता बताते हैं प्रसंग समूह व्यवहार में व्यक्ति अथवा समूह दूसरे व्यक्ति अथवा समूह के व्यवहार को आदर्श मानकर उनका अनुकरण करता है। ठीक है। दूसरी जो विशेषता बताई मेरे प्यारे दोस्त वो बताई है उन्होंने, क्या बताई है कि प्रसंग समूह व्यवहार की द्वितीय विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति अथवा समूह दूसरे व्यक्ति अथवा समूह के व्यवहार के साथ अपनी तुलना करने लगता है। ठीक है। तीसरी उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि तुलनात्मक कमी के अनुभव से कर्ता के अंदर तुलनात्मक अभाव बोध का विकास होता है। ठीक है। और आखिरी आपका लिखते हैं कि तुलनात्मक अभाव बोध के कारण व्यक्ति दूसरों, क्या मैं दोस्त, व्यक्ति दूसरों के मूल्यों एवं मानदंडों को अपनाता है, उसी उन्मुखता के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। ये आपके जो है क्या लिखने हैं, क्या थी ये विशेषताएं थी। ठीक है। चलिए इसी में मेरे प्यारे दोस्त अगर आप आगे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि मार्टन ने प्रसंग समूह के अंतर्गत केवल बाह्य समूहों को लिया है। ठीक है। क्योंकि अंतः समूहों का व्यक्ति पहले ही सदस्य होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख के इसका जवाब यहीं पे समाप्त कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 7वां नंबर जो मेरे प्यारे दोस्त आपसे यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समाज शास्त्र में व्यष्टिवादी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, समाज शास्त्र में व्यष्टिवादी समाज से एवं समष्टिवादी दृष्टिकोण की तुलना कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। तो पहले आप डालेंगे व्यष्टिवादी विश्लेषण हेडिंग, इसमें आप लिखेंगे समाजशास्त्र में व्यष्टिवादी विश्लेषण छोटी छोटी इकाइयों अथवा समाज व्यवस्था के विभिन्न संयोजकों का अध्ययन है। इकाइयों का अध्ययन संपूर्ण की दृष्टि से नहीं किया जाता है। किसकी? संपूर्ण की दृष्टि से नहीं किया जाता है। इसमें विभिन्न इकाइयों का अध्ययन पृथक संयोजकों के रूप में किया जाता है। प्रोफेसर चेम्बरलेन महोदय ने इसके बारे में लिखा भी है कि व्यष्टिवादी मॉडल व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है। किस पर? व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है और इकाइयों में अंतर्वैयक्तिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अंतर्वैयक्तिक संबंधों को दर्शाता है। ठीक है। चलिए दूसरी हेडिंग आप डालेंगे समष्टिवादी विश्लेषण, इसमें आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त की समष्टिवादी विश्लेषण संपूर्ण, क्या, संपूर्ण या समग्र समूह का अध्ययन करता है। ठीक है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों के स्थान पर उनके द्वारा निर्मित संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। बृहद एवं संपूर्ण समाजशास्त्रीय सिद्धांत की दृष्टि से विश्लेषण का विशेष महत्व है। संक्षेप में व्यष्टिवादी विश्लेषण किसी इकाई के बजाय संपूर्ण क्षेत्र का व्यापक अध्ययन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे व्यष्टिवादी तथा समष्टिवादी विश्लेषण में अंतर। ठीक है। पहला अंतर जो है मेरे मेरे प्यारे दोस्त पाया जाता है वो आ जाता है विश्लेषण में योगों का अंतर। ठीक है। ये पहला अंतर हो जाता है। इसमें आप लिखेंगे व्यष्टिवादी विश्लेषण और समष्टिवादी विश्लेषण में योगों में अंतर होता है। व्यष्टिवादी विश्लेषण के योग छोटे होते हैं, अतः इनके द्वारा संपूर्ण समाज व्यवस्था को समझना कठिन होता है। इसके विपरीत समष्टिवादी विश्लेषण के योग बड़े और व्यापक होते हैं, अतः समष्टिवादी विश्लेषण द्वारा संपूर्ण समाज को समझना जो है समझने में सहायता मिलती है। दूसरा आपका जाता है रीति का अंतर, इसमें आप लिखेंगे व्यष्टिवादी और समष्टिवादी विश्लेषण में विषय वस्तु का उतना अधिक अंतर नहीं है जितना कि रीति या व्यष्टिवादी विश्लेषण। ठीक है। आगे आप लिखेंगे अणुवादी उपागम पर आधारित है। ठीक है। आगे आप लिखेंगे इसके विपरीत समष्टिवादी विश्लेषण संपूर्णवादी उपागम पर आधारित है। तीसरा आप लिखेंगे क्षेत्र का अंतर, इसमें आप लिखेंगे व्यष्टि विश्लेषण सीमित क्षेत्रीय सिद्धांतों के अधिक निकट है। इसके विपरीत समष्टिवादी विश्लेषण संपूर्ण या बृहद सिद्धांतों के रूप में विश्लेषण उपयोगी है। चौथा आप लिखेंगे व्यापकता में अंतर, इसमें आप लिखेंगे व्यष्टि विश्लेषण सीमित होता है, इसके विपरीत समष्टि विश्लेषण व्यापक होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख पाएंगे। 4 ये यहाँ पे अंतर लिख देंगे, इसका आपका जवाब पूरा हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि नियमहीनता के संबंध में मार्टन के सिद्धांत की आपको विवेचना करनी है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि आदर्श शून्यता, क्या आदर्श शून्यता या नियमहीनता का
का अभिप्राय व्यक्ति के उस व्यवहार से है जो समाज में प्रचलित आदर्शों के मानदंडों के अनुकूल ना हो। ठीक है, इसमें आपके इमाइल दुर्खी महोदय लिखते हैं, जब कोई अचानक परिवर्तन होता है तो समाज के नियंत्रणात्मक नियमों भी आदर्शनात्मक संरचना ढीली पड़ जाती है और उस व्यवस्था में व्यक्ति को यह नहीं सोचता कि क्या गलत है क्या सही है। उसकी इच्छाएं अदम्य रूप से बढ़ने लगती हैं और उनकी संतुष्टि के लिए वह नियमहीनता को अपनाता है, मतलब नियम को छोड़ने लगता है, बगैर नियम के काम करने लगता है। ठीक है, अब आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आकस्मिक परिवर्तन में आकस्मिक परिवर्तन से समाज में नियंत्रक शक्तियां दुर्बल पड़ जाती हैं। जो व्यक्ति इच्छाएं तीव्र गति से बढ़ने लगती हैं, व्यक्ति उनकी पूर्ति के लिए स्वच्छंद व्यवहार करने लगता है। यह विलचनकारी व्यवहार है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे, रॉबर्ट मार्टन ने आदर्श शून्यता या विचलनकारी व्यवहार की व्याख्या प्रकारवादी दृष्टिकोण से की है। क्या लिखते हैं वो? लिखते हैं, आदर्श शून्यता की संस्कृति संरचना के पतन के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, जो कि मुख्य रूप से तब उत्पन्न होती है जबकि लक्ष्यों तथा साधनों के बीच एक रूपता नहीं रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख पाएंगे। आगे मार्टन जी लिखते भी हैं, क्या लिखते हैं कि यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सामाजिक संरचना में सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा उन्हें प्राप्त करने से साधनों के बीच जो है असमायोजन होता है। मार्टन ने नियमहीनता को सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना से संबंधित माना है। ठीक है, चलिए आगे मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि विभिन्न समाजों में विचलन की विभिन्न मात्रा का होना मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को पूर्णतः गलत सिद्ध करना इससे इस लक्ष्य की भी पुष्टि होती है कि सामाजिक चलन का मूल कारण जो है सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना किसी सीमा तक विचलन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे, इस दिशा में यद्यपि बहुत अधिक कार्य नहीं हुआ है, फिर भी मार्टन ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि किसी प्रकार की विभिन्न सामाजिक संरचनाएं व्यक्ति के ऊपर प्रतिकूल दबाव डालती हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सांस्कृतिक आदर्शों के विपरीत कार्य करने लगता है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ही आपका खंड बा खत्म होता है वहीं से आपका खंड सा मतलब दीर्घ उत्तरीय वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। बात करें, इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं। प्रत्येक प्रश्नों का जवाब पहले 450 शब्दों में देना रहता है। एक प्रश्न आपका 10.5 नंबर का होता है, तो 2 प्रश्न आपको 21 नंबर यहाँ पर दे करके जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि डेहरनडॉर्फ का संघर्ष सिद्धांत जो है व्याख्या कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है कि लघु एवं बृहद समाजशास्त्रीय सिद्धांत की आपको व्याख्या करनी है। 11वां नंबर पूछा गया है कि ज्ञान के समाजशास्त्र पर कार्ल मैनहीम के विचारों की व्याख्या करनी है। और 12वां और आखिरी नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के अर्थ विशेषताओं एवं महत्व का आपको यहाँ पे वर्णन करना है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।